तो आज की जो चैप्टर है हमारी वो है डीबीएमएस स्टार्ट करना है। आज हमें स्टार्ट ही नहीं करना है, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि बेसिक से लेकर के ही बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। कोई भी छोटे मोटे टर्म्स कुछ भी आ सकते हैं। तो आज का क्लास है वो है डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंट्रोडक्शन, डेटा बेस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, जब डेटाबेस की कॉन्सेप्ट्स की बात होती है तो इसमें पहला चीज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि व्हाट इज डेटा। डेटा मीन्स एनी रॉ फैक्ट दैट कैन बी stored and processed by कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, किसी भी फैक्ट को हम क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी फैक्ट को हम क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे, जो भी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जा सकता हो और उसे प्रोसेस किया जा सकता हो। अगर हम बात करें तो डेटा के बेसिकली दो टाइप होता है। ठीक है, डेटा को हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा जो किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर में स्टोर होता हो, जिसका एक प्रॉपर एक डिफाइंड स्ट्रक्चर हो, उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसे कहेंगे? जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ना हो। अब आप कहेंगे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा है क्या? जैसे कोई भी कॉलेज अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में MIS में, मान लीजिए ये MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ कॉलेज। तो यहाँ पर डेटा स्टोर करेगा वो स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, कॉलेज का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो क्या करेगा? स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा, अपने टीचिंग स्टाफ फैकल्टीज का इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ्स एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स। इट मीन्स कि यहाँ पर किसी पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन, डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम इंफॉर्मेशन सेव किया जाएगा, जो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। तो आप अब समझ गए स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। दैट इज डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग स्टोर करते हैं किसी एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, किसी एम्प्लॉय का एड्रेस। तो यहाँ पर एग्जांपल हमने क्या ले लिया? आईडी, नेम, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट, दीज आर द स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसे हम कह सकते हैं, जैसे एक वेब पेज है, एक वेब पेज है। वेब पेज is a combination of text, media files, means image। ठीक है, तो it could be text, image, ऑडियो, वीडियो। क्लियर? तो ये जो फॉर्म होता है, ये क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का फॉर्म होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जांपल क्या है? मीडिया डेटा, इसको हम मीडिया डेटा भी कह सकते हैं। तो आप समझ गए, यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाए कि वेब पेज किस प्रकार का डेटा है, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ऑल दीज आर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, और डेटा मीन्स कोई भी रॉ फैक्ट है, स्ट्रक्चर्ड डेटा उसे हम कहेंगे। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जब लिखा हुआ आईडी, नेम, एड्रेस, एज एंड कॉन्टैक्ट, तो ये डेटा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर नॉट डिफाइनिंग इट कि ये किसका नाम है, किसका एड्रेस है, किसका एज है, किसका कॉन्टेक्ट है। तो व्हेन डेटा
डिफाइन अ पार्टिकुलर एंटिटी, ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक के बारे में होता है, तो ये हम क्या कहते हैं, इसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। मतलब इसे हम कहेंगे लॉजिकली रिलेटेड डेटा, ठीक है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, लॉजिकली रिलेटेड डेटा। इंफॉर्मेशन लॉजिकली रिलेटेड डेटा, या इसी को कहा जाएगा प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग, इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, लॉजिकली रिलेटेड डेटा, जो लॉजिकली रिलेटेड है। मतलब अगर सपोज मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा आधार कार्ड का नंबर, आधार नंबर, तो ये लॉजिकली रिलेटेड है टू वन, रिलेटेड टू समवन, रिलेटेड टू एंटिटी, तो इट बिकम इंफॉर्मेशन। और इसी को हम कहेंगे प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा मतलब क्या, ये डेटा प्रोसेस्ड हो गया किसी एक के बारे में, तो लॉजिकली रिलेटेड डेटा या प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। अब आपको फर्क समझ में आ गया कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। अब एक सिंपल टर्मिनोलॉजी समझिए, वो क्या है कि जब आपसे कहा जाए व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या है। तीसरा टर्म आपको मैं बताऊं, व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस हो गया लॉजिकली कनेक्टेड इंफॉर्मेशन, या हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज organized in such a way that accessing of the data, updation of the data, deletion of the data is easy. तो database is nothing but क्या हुआ, database is a collection of information. Database is a collection of information. Collection of information that is easy to maintain. That is easy to maintain. Easy to maintain मतलब इसका एक्सेसिंग क्या है, आसान है। easy to maintain मतलब इसका एक्सेस, अपडेशन क्या है, आसान है। मतलब इसको हम एक्सेस आसानी से कर सकते हैं, इसको अपडेट आसानी से कर सकते हैं, और मेंटेन का मतलब यहाँ पर मैनेज, इसको हम मैनेज आसानी से कर सकते हैं। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड इजीली, अपडेट इजीली, मैनेज इजीली, एज वेल एज, मतलब इससे जुड़े हुए तमाम फंक्शन, डेटा इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए ऑल द फंक्शंस वी कैन डू इजीली। तो एक्सेस, अपडेट एंड मैनेज एंड ऑल, इट्स वेरी इजी। तो डेटाबेस यही काम है। अब आप समझेंगे कि जब व्हेन वी से डेटाबेस या डीबीएमएस, ये एक दोनों अलग अलग पहलू है। डीबीएमएस इज जस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हाउ टू मेंटेन डेटाबेसेस, अपडेट डेटाबेसेस एंड ऑल। एक प्रॉपर, एक पूरी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर क्या है, वो क्या है, डीबीएमएस है। तो डीबीएमएस इज नथिंग बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट यहां पर एक सवाल आता है कि डेटाबेस को मेंटेन करने का अलग अलग तरीका है। जैसे अगर हम बात करें तो इसको एक फाइल के फॉर्म में मेंटेन किया जा सकता है। फाइल के फॉर्म में मेंटेन होगा तो डेटा को अपडेट करना, डेटा को एक्सेस करना मुश्किल रहता है। तो अगर हम फाइल वर्सेस बता करें, फाइल वर्सेस डेटाबेस, एक फाइल के फॉर्म में अगर हम मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, एक डेटा को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और डेटाबेस में ये सारी चीज़ें ईजी होता है, क्योंकि डेटाबेस डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, एंड देयरफॉर जो हम
जब रिलेशन के फॉर्म में एंड टेबल के फॉर्म में डेटाबेस मेंटेन करते हैं तो उसको आरडीबीएमएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरडीबीएमएस। तो 3 टर्म आपको समझ में आ गया होगा। डेटा क्या है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटाबेस क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। अब हम बात करेंगे यहां पर आरडीबीएमएस की। आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि डेटाबेस when maintained in the form of table which is logically called a relation. Database when maintained in the form of table which is logically called relation. डेटाबेस को किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? टेबल के फॉर्म में। और टेबल के फॉर्म में क्या है? जो लॉजिकली टेबल क्या है? टेबल एक रिलेशन है। तो यहां पर क्या होता है? वी कैन मेंटेन एंड वी कैन कीप आवर डेटा इन द हेल्प ऑफ मल्टीपल टेबल्स। हम अलग अलग टेबल्स बना सकते हैं और उन टेबल्स को हम क्या कर सकते हैं? टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल टेबल्स कैन बी एक्सेस्ड। तो देयरफॉर इसे क्या कहा जाता है? डेटाबेस व्हेन मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ टेबल व्हिच इज लॉजिकली कॉल्ड रिलेशन एंड इट इज easy to insert data, retrieval of data and manipulation of data, it is known as RDBMS। तो इसी को क्या कहा जाएगा? RDBMS कहा जाएगा। अभी आप देखेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर के अंदर कि क्लाइंट एंड सर्वर, 2 टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, और मतलब क्लाइंट और डेटाबेस होता है। फिर क्या होता है? क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस। तो 3 टियर आर्किटेक्चर होता है। आगे मैं उस पर बात करूंगा, फिलहाल आपको समझना है। तो जो डेटा हम लोग अपने सामने से देखते हैं, अपने नजरों से, डेटा को उसी तरीके से स्टोर नहीं किया जाता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डेटाबेस के स्कीमा को समझना पड़ेगा। लेकिन स्कीमा से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको एग्जाम्पल दूं टेबल का। जैसे हमने यहाँ पर टेबल, क्योंकि आरडीबीएमएस ऑल अबाउट टेबल, और हमारा जो प्रश्न होगा, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब किसी भी एग्जाम्स में, तो आपको पता है कि आरडीबीएमएस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। हम हर वो चीज पढ़ेंगे जो आरडीबीएमएस के लिए जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे डीबीएमएस की तो बात अभी की नहीं, डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड आरडीबीएमएस। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो ये सारे काम करने के लिए हमें पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने ही वाले हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा टेबल के बारे में आपको सारी चीजें बता दूं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। अब सपोज मैंने एक टेबल यहां पर एक एम्प्लॉय टेबल हमने यहां पर क्रिएट किया।
ठीक है, अभी मैं एसक्यूएल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जस्ट एक टेबल आपसे एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो आपको पता है कि टेबल जो होता है रो एंड कॉलम, टेबल जो है कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए आप एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम है, एज है, एड्रेस है, ठीक है, और एम्प्लॉय की आपको ये समझना है आधार नंबर है। ठीक है, यहां पर इतना डेटा आप समझिए कि एक एम्प्लॉय टेबल के अंदर मेंटेन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इतना बहुत है, ये मिटा दें। ध्यान दीजिएगा, इसी में बहुत सारा कहानी समझ में आ जाएगा जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, इसी में बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय के बारे में हमने क्या मेंटेन करना है, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा। तो एम्प्लॉय एक एंटिटी होता है। अभी आप ये मत समझिए कि टॉपिक, आप ही समझ रहे हैं कि डेटा बेस के हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं और इसी के बेस पर चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, यहां पर एम्प्लॉय क्या है, एक एंटिटी है। तो एंटिटी का मतलब क्या होता है, एनी रियल वर्ल्ड थिंग, मतलब कोई भी चीज जिसके बारे में डेटा को मेंटेन किया जाता है। जैसे एक हॉस्पिटल के लिए एक पेशेंट, या हॉस्पिटल के एडमिन, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एक कॉलेज के लिए एक स्टूडेंट, एक प्रोफेसर, बाकी अदर स्टाफ्स एंड ऑल। ठीक है, इसी तरीके से एक यहां पर कंपनी के लिए एम्प्लॉइज, ठीक है, एंड अदर जो भी चीजें हैं, प्रोडक्ट एंड ऑल, उसके लिए उससे रिलेटेड अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड है तो एम्प्लॉय यहां पर क्या हुआ, एनी रियल टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंटिटी क्या हुआ, रियल टाइम ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में डेटा को स्टोर किया जाता हो। यहां पर एम्प्लॉय टेबल है, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा को सेव किया जाता है। रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा को सेव किया जाता है। जैसे जब भी आप सर्च करें तो आपको यूजर इंटरफेस पर आपको दिख जाता है कि ये इतने एम्प्लॉयज हैं, पूरा इस तरीके से एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से या एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेटा इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो यहां पर आप देखेंगे एम्प्लॉयज को डिफाइन करने वाले या एम्प्लॉय से रिलेटेड ऑल द, जो आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो सेव किया जाता है, तो वो क्या हुआ, एट्रीब्यूट हुआ। मतलब यहां पर आपको समझना है कि किसी एम्प्लॉय को जो डिफाइन कर रहा है वो एट्रीब्यूट हुआ, मतलब ऑल द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहां पर एंटिटी आप समझ गए। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट की, तो पहला चीज आपको समझना है एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट होता है ऑल द प्रॉपर्टी, all the property defining an entity, all the property defining या which defines an entity is called attribute। जैसे एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, एड्रेस और उसका आधार नंबर। ठीक है, तो यहां पर ये जो बना, ये कॉलम्स हैं, कॉलम्स, तो हम कह सकते हैं ये सब क्या है, कॉलम्स हैं। मतलब जितने भी यहां पर एट्रीब्यूट है ये कॉलम के फॉर्म में ही सेव होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पे
कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। इसमें कोई दिक्कत है? मतलब हम एम्प्लॉइज के एट्रीब्यूट्स को कॉलम में सेव कर रहे हैं एंड टेबल इज नथिंग बट इंटरसेक्शन यहां पर क्या है, कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो 1 2 3 4 5 कॉलम है, रो कितना है 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझना है, लॉजिकली जितनी भी हम चाहें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं रोज को। ठीक है, अब यहाँ पर एम्प्लॉय फर्स्ट है 01, एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम क्या है ए, एज क्या है 25, एड्रेस क्या है पटना, आधार नंबर क्या है 1 2 3 4। ओके, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक एम्प्लॉय के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन सेव हुआ है, डेटा सेव हुआ है, तो ये क्या है, ये लॉजिकली रिलेटेड डेटा है, लॉजिकली रिलेटेड डेटा। और ये किस फॉर्म में सेव हुआ है, रोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, रोज के फॉर्म में सेव हुआ है। तो कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है और रोज को कहा जाता है टप्पल। रोज को क्या कहा जाता है, टप्पल कहा जाता है। दो बातें याद रखेंगे, कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। क्यों एट्रीब्यूट कहा जाता है, क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। एंड यहाँ पर एक एम्प्लॉय के सभी डेटा को एक रो में सेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड टप्पल। अब यहाँ पर एक्चुअल रूप से डेटा जो सेव हो रहा है वो कहाँ पे सेव हो रहा है, फील्ड में सेव हो रहा है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम ये क्या बना रहा है, फील्ड। तो हम यहाँ पर लॉजिकली रिलेटेड फील्ड, मतलब ये जितने भी फील्ड है, ए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का फील्ड, नेम का फील्ड, एज का फील्ड, ये सब क्या है, लॉजिकली रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि ये किसी एक एम्प्लॉय को, मतलब यहाँ पर फर्स्ट एम्प्लॉय से रिलेटेड है, रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड फील्ड। एक्सेल में इसे सेल कहा जाता है। एक्सेल में क्या कहा जाता है, सेल। लेकिन डेटाबेस में, डीबीएमएस में इसे क्या कहा जाता है, टेबल में इसे फील्ड कहा जाता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं लॉजिकली रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, लॉजिकली रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। तो ये जो बना, ये रिकॉर्ड बना। तो एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, दो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, 3 एंड सो ऑन एंड एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो वी कैन मेंटेन एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ टेबल। अब यहां पर एक बात समझना है, अगर ये पूरा फाइल आप मान लीजिए एक्सेल सीट पे मेंटेन करते या किसी अदर सॉफ्टवेयर में, तो आपके कंप्यूटर में ये पूरा सेव होता। ठीक है, आपको उसमें से कोई डेटा चाहिए, अगर दूसरे कंप्यूटर को चाहिए तो उसको ये डेटा एक्सेस नहीं होता। लेकिन व्हेन वी सेव these data or these records on the database maintained by a server, किसी वेब एप्लीकेशन के द्वारा जो डेटाबेस मेंटेन हुआ और वहां पर ये टेबल मेंटेन हो रहा है, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है या डेटाबेस मेंटेन हो रहा है। इसको एक्सेस कौन कर सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ग्लोबली इसको एक्सेस किया जा सकता है। और हमें एक्सेस क्या करना है, हमें अगर मान लीजिए किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है, हम सीधा क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड जो डिजाइनिंग हुआ रहता है उससे हम क्या करते हैं, हम केवल उसी का डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इसका चाहिए, इसका आईडी डालेंगे जैसे प्राइमरी की या कोई आधार नंबर, उसका डेटा आ जाता है। इसका मतलब हम केवल उसके एक फ्रैक्शन पार्ट को जिससे हमें जरूरत है उसी डेटा को एक्सेस करते हैं। तो कितना आसान हो जाता है एक्सेस करना। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जस्ट इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, electronically maintaining records or which can be stored remotely and that can be accessed throughout the globe, यही एक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का। और इसलिए कोई भी एप्लीकेशन जहां
एप्लीकेशन का मतलब डेटा जरूर वहां इनपुट होगा, डेटा जरूर वहां पर सेव होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, डेटा एक्सेस भी जरूरी होगा। ऐसे में एक एप्लीकेशन विदाउट डेटाबेस बन ही नहीं सकता है। तो एक डेटाबेस मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलपमेंट का काम करता है, साथ में डेटाबेस डिजाइनर्स जो होते हैं वो डेटाबेस डिजाइन करते हैं, और अगेन जो फाइनली डेटाबेस जहां पर मेंटेन हो रहा है वहां पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, अ सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन विदाउट डेटाबेस नहीं हो सकता, उसके लिए डेटाबेस रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर बहुत बातें, उसको तो हम अलग से और भी जानना है। इतने पे अगर आप देखें तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स बना, एंड लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स बिकम अ फाइल। यहाँ पर ये लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्या बन गए, ये फाइल बन गए। तो फाइल यहाँ पर क्या है, फाइल यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है लॉजिकली मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, आप ऐसे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं फाइल इज ग्रुप एंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो फाइल क्या हो गया, सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर एक बात समझिए, इसी में मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि इसमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं होने चाहिए जो इस टेबल में किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई करे ऐसा कुछ होना चाहिए। एक काम करता हूं, मैं इसको अलग से आपको कराता हूं। फिलहाल यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं तो वो भी बताइए, नहीं आ रहा है समझ में वो भी बताइए। क्योंकि मुझे की मैं सोच रहा था अभी बता दूं, तो की को मैं बताने वाला हूं, बट मैं अलग डायग्राम पे बताऊंगा, इसमें हौच पौच हो जाएगा। ओके, अब आगे मैं चलता हूं। जैसे अगर हम बात करेंगे की जरूरत क्यों है, कीज की जरूरत होती है कि जब मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा तो उसको एक्सेस करना हो, उसमें मैनिपुलेशन करना हो, अपडेट करना हो, तो विदाउट हेल्प ऑफ अ यूनिक एट्रीब्यूट ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर किसी का रिकॉर्ड सर्च करना है तो क्या हम लाखों रिकॉर्ड्स को अपने सिस्टम में एक्सेस करेंगे और उसके बाद देखेंगे वन बाय वन? तो की इज नेसेसरी फॉर सर्चिंग अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो कीज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आप यहां पर देखिए एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर सपोज एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, एम्प्लॉय एज है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और यहां पर आधार नंबर है, ठीक है। ये पूरा एम्प्लॉय का टेबल मेंटेन हुआ, इतना सारा डेटा इसमें मेंटेन हो रहा है, ठीक है। ओके, अब इसमें आप देखेंगे इस पूरे ही टेबल के अंदर आप देखेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि इस पूरे ही टेबल में एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक है, मतलब ये यूनिक है। ओके,
एंड एज वेल एज आप यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर भी क्या होता है, यूनिक होता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये भी यूनिक होता है। तो ऐसे में प्राइमरी की के रूप में किसको यूज किया जा सकता है? तो प्राइमरी की का मतलब होता है, सबसे पहले आपको समझना है कि इन दिस पार्टिकुलर टेबल या रिलेशन देयर आर टू एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली डिफाइन रिकॉर्ड। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इन दोनों को कैंडिडेट की, इसको और इसको दोनों को क्या कहेंगे? कैंडिडेट की कहेंगे। कैंडिडेट की क्यों कहेंगे? क्योंकि ये दोनों ही कैंडिडेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों ही कैंडिडेट हो सकते हैं। फॉर व्हाट? प्राइमरी की के कैंडिडेट हो सकते हैं। ओके, प्राइमरी की के कैंडिडेट्स ये दोनों ही हो सकते हैं। आप समझ गए? मतलब इन दिस केस एम्प्लॉय आईडी एंड आधार नंबर both can be candidate for primary की। आप समझ गए कैंडिडेट की क्या है? अब यहां पर समझना है, आउट ऑफ द ऑप्शंस देयर आर 2 ऑप्शंस, इट कुड बी 3 ऑप्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो इन 2 ऑप्शन में से अगर मान लीजिए एम्प्लॉइज आईडी, क्योंकि वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो अपना एक यूनिक आईडी मेंटेन कर रहा है, खुद का आईडी, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, इनमें से एम्प्लॉय आईडी चूजन एज प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या हो गया? जैसे यहाँ पर 001 एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की, तो ये क्या कर रहा है? यूनिकली इस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये हो गया आपके प्राइमरी की। तो 2 की आप समझ गए, व्हाट इज कैंडिडेट की, व्हाट इज प्राइमरी की। अब ऐसे में एम्प्लॉय आईडी इज चूजन एज प्राइमरी की एंड देयर इज अनदर एट्रीब्यूट जिसको यूज नहीं किया गया एज अ प्राइमरी की, तो इट इज कॉल्ड अल्टरनेट की। इसको क्या कहा जाता है? अल्टरनेट की कहा जाता है। तो एक प्राइमरी की हो गया और दूसरा क्या बचा? वो अल्टरनेट की हो गया, एंड दोनों ही क्या है? कैंडिडेट की है। तो ये 3 बात आपको समझ में आ गया, अल्टरनेट की क्या है। ओके, अब यहां पर समझना है कि अगर मान लीजिए किसी दो एट्रीब्यूट को कभी कभी ऐसा टेबल भी होता है जिसमें हो सकता है कि कोई प्राइमरी की मिसिंग हो या कोई यूनिक की ना हो, बट ऐसा नहीं होता नेसेसरली। या सपोज कुछ ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप किए गए जिसमें ऑप्शन रखा गया, एक अल्टरनेट ऑप्शन रखा गया कि आप जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, तो वहां एक ऑप्शन रहता है कि आप रोल नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। एक जगह रहता है कि आप अपना नाम डालिए और आप अपना एड्रेस डालिए या कोई फादर्स नेम डालिए। तो नाम और फादर्स नेम से भी वो क्या करता है? सर्च कर देता है। तो वहां पे हो सकता है कि नाम फादर्स नेम अगर 2 लोगों का मैच हो तो 2 दिखाता है। तो इस तरीके से मतलब एक अदर ऑप्शन क्रिएट किया जाता है। तो प्राइमरी की के बाद यहां पर एक की हो गया प्राइमरी की, ठीक है, एक की हो गया कैंडिडेट की, एक यहां पर आपने पढ़ा अल्टरनेट की, ठीक है, और एक होगा सेकेंडरी की। सेकेंडरी की का मतलब क्या है? यहां टेबल में देखिए, जब 2 एट्रीब्यूट के हेल्प से, मतलब 2 कॉलम के हेल्प से अगर किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, किसी रिकॉर्ड को, और उसमें विद द हेल्प ऑफ 2 कॉलम्स या 2 एट्रीब्यूट्स, तो उसे सेकेंडरी की कहा जाता है। सपोज यहां पर एम्प्लॉय नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर, एम्प्लॉय नेम और कॉन्टेक्ट नंबर अगर यूज किया गया इस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी रिकॉर्ड को, तो इसको कहा जाएगा सेकेंडरी की।
ये कौन सा की है? सेकेंडरी की। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ये एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूज्ड फॉर एक्सेसिंग रिकॉर्ड्स। मतलब एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट used for uniquely identify a record, इसको कहा जाएगा सेकेंडरी की। तो ये तो जो कुछ भी है इस तो ध्यान देना ही है, बट यहां पर आपको ध्यान देना है, या मान लीजिए कि केवल कॉन्टेक्ट नंबर का यूज कर लिया गया कि कॉन्टेक्ट नंबर से इस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है, तो कॉन्टेक्ट नंबर को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी की। मान लीजिए कि कॉन्टेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नेम, इस दो को मिला करके क्या किया गया? यूज किया गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेकेंडरी की। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो बताइए, जल्दी से बता दीजिए। अब यहां पर एक चीज और समझना है, कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कभी कभी किसी किसी एट्रीब्यूट में मोर देन वन फील्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब मोर देन वन फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो जैसे आप कह सकते हैं एड्रेस फील्ड में, ठीक है, मतलब अ की रिक्वायर मोर देन वन एट्रीब्यूट, ठीक है, अ की रिक्वायर मोर देन वन एट्रीब्यूट, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की। तो कंपोजिट की में जैसे कि मान लीजिए कि एड्रेस एड्रेस में, तो एड्रेस में सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ठीक है, या नेम है। तो इस तरीके से आपको एक की का फॉर्म हो रहा है दो से दो एट्रीब्यूट मिला करके। मतलब वहां पर जैसे आपने देखा सेकेंडरी की में एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है। तो की रिक्वायर मोर देन वन एट्रीब्यूट। तो एक की जब भी कहा जाए तो आप मान लीजिए कि प्राइमरी की का मतलब होता है इससे। तो जब की को फॉर्म करने में मोर देन वन एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड, मोर देन सेकेंडरी में क्या था कि उसमें एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कंपोजिट मतलब जो दो एट्रीब्यूट से मिला करके बनता हो, जैसे किसी पर्सन का नेम और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, या उसका मतलब कुछ ऐसा एड्रेस फील्ड, तो वहां पर उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट की कहेंगे। तो कंपोजिट की मतलब कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, ऐसे समझना है। कंपोजिट की मींस विच कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, दैट इज नोन एज कंपोजिट की।
ठीक है। एक चीज और समझना है आपको, वो है आपका सुपर की। एक सेकंड मार्कर। एक चीज और समझना है आपको, सुपर की। इसको मैं कहाँ लिखूं? यहां। सुपर की, देखिए यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा कैंडिडेट की और सुपर की में। ठीक है। कैंडिडेट की किसी भी टेबल के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर आप अगर देखेंगे, जितने भी कॉलम्स हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि कैंडिडेट की इज ऑल्सो सुपर की। जो कैंडिडेट की है ये भी क्या है? सुपर की के अंदर का ही पार्ट है। तो यहां पर हो सकता है कि व्हेन मोर देन 2, 3, 4 की एट्रीब्यूट्स आर देयर, तो उन सबको हम क्या कहेंगे? सुपर की। जैसे यहां पर यूनिकली एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, यहां पर आधार नंबर है, या हो सकता है कि एक और यहां पर होता सोशल सिक्योरिटी नंबर, एस नंबर। ठीक है। तो ऑल दीज 3 एट्रीब्यूट्स, इसको हम क्या कहते हैं? सुपर की कहते हैं। सुपर की का मतलब क्या हुआ? ऑल दी की एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो सुपर की एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी। ठीक है। एंड यहां पर ये बहुत सारे हो सकते हैं, इट्स नॉट अ सिंगल। बहुत सारे ऐसे टेबल के अंदर अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले एट्रीब्यूट्स हैं तो उनको सुपर की कहा जाएगा। तो बेसिकली सुपर की अपने आप में कुछ नहीं है, सुपर की यही यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को सुपर की कहते हैं। हो सकता है कि वहां पर देयर आर 3 सुपर कीज आर देयर, बट आउट ऑफ 3 2 आर सिलेक्टेड एज द कैंडिडेट की। मतलब वो दोनों क्या है? कैंडिडेट हो सकते हैं प्राइमरी की का, और उनमें से एक को सेलेक्ट कर लिया किस लिए? प्राइमरी की के रूप में। तो दूसरा जो बचा वो क्या हो गया? अल्टरनेट की हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल चीजें, टेक्निकलिटी है, दूसरा कुछ नहीं है। आपको ये समझना है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास किसी भी टेबल में, किसी भी रिलेशन में ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी संख्या 4, 5, 3, 4 हो, जो क्या करता हो? यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हो, मतलब जो यूनिक हो, लेकिन उनमें से आउट ऑफ 4 वो ऑल 4 आर सुपर कीज। ठीक है। आउट ऑफ 4 ओनली 2 आर सिलेक्टेड एज ए कैंडिडेट की। ठीक है। और उस कैंडिडेट में से भी एक जो होता है जो प्राइमरी की के रूप में यूज होता है, और दूसरा बचता है वो अल्टरनेट की होता है। ठीक है। तो समझ गए आप लोग? यहां पर एक डिफरेंस और समझना है आपको। जैसे इस सेकेंडरी की और कंपोजिट की में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेकेंडरी की इज नॉट यूनिक की, बट मोर देन वन एट्रीब्यूट को मिला करके किसी रिकॉर्ड को एक्सेस किया जाता है या उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। कंपोजिट की जब दो दो एट्रीब्यूट या दो से अधिक एट्रीब्यूट मिला करके वो यूनिकनेस प्रोवाइड करता है, जो जस्ट लाइक अ प्राइमरी की, तो वो बिकम अ प्राइमरी की, लाइक फीचर्स उसका बन जाता है प्राइमरी की, तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट की। मतलब की रिक्वायर मोर देन वन एट्रीब्यूट। ठीक है। मोर देन वन एट्रीब्यूट और इट बिकम लाइक अ प्राइमरी की, मतलब ये प्राइमरी की के जैसा ही बन जाता है, तो इट्स बिकम कंपोजिट की। बट यहाँ पर सेकेंडरी की क्या है कि प्राइमरी के अलावा एक अलग यूज किया जाता है एट्रीब्यूट्स, जो यूनिकली एक्सेस करता है किसी रिकॉर्ड को, उसको हम सेकेंडरी की कहेंगे। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कैसे बताएंगे आप लोग? या कोई ऐसा नहीं आया तो मुझे पूछिए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से।
सारे कीज को रिपीट कर दीजिए। फॉरेन की बताइए भैया, फॉरेन की पे तो रुक जाइए, अभी पहले इतना तो समझ लीजिए। यहां पर एक बात समझना है, मैंने आप लोगों को देख लिया, चलिए मैं देख लिया, कोई बात नहीं। अब यहां पर मैं दोबारा से आप लोगों को एक बार जल्दी जल्दी से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए पूरी टेबल है, इस टेबल में आपके पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो इस रिकॉर्ड को, ठीक है, इस रिकॉर्ड को या किसी भी एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ऑल दीज यूनिक एट्रीब्यूट्स आर सुपर की। वो क्या है, मतलब नॉट वन और टू, ऑल जो भी है, all the attributes which are uniquely can identify a record, उसको हम सुपर की कहेंगे। तो कैंडिडेट की इज नथिंग बट सुपर की। कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की सुपर की ही है। बट कैंडिडेट कीज आर appropriate attribute that can be a primary key for the table, ठीक है। तो सुपर की में का ही कैंडिडेट की क्या है, सुपर की ही है। बट कैंडिडेट की किसके लिए कैंडिडेट है, प्राइमरी की के लिए। तो अगर आउट ऑफ ऑल द की एट्रीब्यूट्स 1 और 2, दोज आर दोज हु आर सेलेक्टेड एज द कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की, तो ये कैंडिडेट की हो गया। जैसे यहां पर हमने 2 को ले लिया, ये कैंडिडेट की हो गया। तो कैंडिडेट की में से कैंडिडेट की इज व्हाट, कैंडिडेट फॉर प्राइमरी, ये प्राइमरी की बनने के लायक है, तो इनमें से एक हो गया प्राइमरी की। अब यहां पर सीधा समझना है कि एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, बट यहां पर एक और भी हो सकता है जो प्राइमरी की बनने के लायक है, ठीक है। तो कैंडिडेट की यहां पर 2 हो सकता है, जैसे आधार नंबर और एम्प्लॉय आईडी, एंड ये दोनों सुपर की भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो सुपर की में से ये दोनों प्राइमरी की हो सकता है, इसलिए इसको कैंडिडेट भी कहा गया। क्लियर। अब कैंडिडेट की में से ये हो गया प्राइमरी की। अब यहां तक समझ गए। जो प्राइमरी की के बाद जो बचा वो अल्टरनेट की कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट की कहेंगे, ठीक है। यहां पर हमने ये कहा सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या है, या तो एक एट्रीब्यूट या एक से अधिक एट्रीब्यूट मिला करके किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है यूनिकली, ठीक है। उसको यूनिकली क्या किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो उसको सेकेंडरी की कहेंगे। मतलब प्राइमरी की इज एम्प्लॉय आईडी एंड सेकेंडरी की कुड बी व्हाट, सेकेंडरी की इनमें क्या हो सकता है, सेकेंडरी की हो सकता है मान लीजिए कि आधार नंबर ही मान लीजिए। अब आप कहिएगा सर आधार नंबर तो आप बताए तो अल्टरनेट की है, वो अलग बात है, वो हर टेबल में हौच पौच तो नहीं होता है ना, वो डिपेंड करता है किस टेबल में क्या यूज हो रहा है। मान लीजिए कोई अदर टेबल है, वहां पर ऐसा यूज हुआ कि नहीं, यहां पर हम क्या मान रहे हैं, इसको सेकेंडरी की, तो इस एट्रीब्यूट को क्या मान लेंगे यहां पर, सेकेंडरी की, ठीक है। या फिर आधार नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों मिला दिया, और दोनों मिला करके, या आधार नंबर और एज, ऐसा कर लीजिए, आधार नंबर और एज मिला दिया,
इसको मिला करके सेकेंडरी की के रूप में यूज कर लिया। तो सेकेंडरी की का डेफिनेशन क्या हुआ, एक एट्रीब्यूट या एक से अधिक एट्रीब्यूट जिसका यूज किया जा रहा है किसी भी रिकॉर्ड को, जैसे इस रिकॉर्ड एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये सेकेंडरी की हो गया। प्राइमरी की में एम्प्लॉय आईडी यूज किया जा रहा है, सेकेंडरी की में दो आधार नंबर और एज यूज किया जा रहा है इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड को, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी की हो गया। ठीक है, अब यहां पर कंपोजिट की, कंपोजिट की का मतलब होता है कि अगर दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट मिला करके अगर कोई की बनाया गया, जैसे कि आधार नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर, या हो सकता है कि आधार नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एज, तो यहां पर कंपोजिट की इज नथिंग बट की रिक्वायर मोर देन वन एट्रीब्यूट। अगर की एक से अधिक एट्रीब्यूट उसको चाहिए तब जाकर के वो की फॉर्म होता है, तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट, मतलब कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन, तभी तो हम कंपोजिट कहेंगे। ठीक है, तो इसको कंपोजिट की। अब यहां पर आप कहिएगा सर कुछ सिमिलरिटी है, हाँ बिल्कुल सिमिलरिटी है, सेकेंडरी की और कंपोजिट की में कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रहा है, बट सेकेंडरी की में क्या हो सकता है, एक एट्रीब्यूट भी सेकेंडरी की के रूप में यूज में हो सकता है, बट कंपोजिट की कभी भी सिंगल एट्रीब्यूट नहीं होगा। कंपोजिट की में मोर देन वन एट्रीब्यूट का यूज किया जाएगा टू बिकम अ की एट्रीब्यूट, तो इसको हम कहेंगे कंपोजिट की। बाकी सब एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसा समझिए आप। बाकी सब क्या है, एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी से सुपर की, मतलब all the unique all the key attributes या all the unique attributes या all the attributes which uniquely identify, वो सुपर कीज हैं। बट आउट ऑफ सुपर कीज जो प्राइमरी की के कैंडिडेट हो सकते हैं वो क्या हो गए, कैंडिडेट की हो गए। ओके, एक बार इसको रिवीजन चाहिए आपको, उसके बाद आप इसको कर पाएंगे और क्वेश्चन से थोड़ा सा करेंगे तब जाकर के आपको होगा क्लियर। तो कुछ एसोसिएटेड टर्म्स है, मेन तो इसमें प्राइमरी की। आप देखिए यहाँ पे फॉरेन की से क्या मतलब है, फॉरेन की से मतलब ये है कि मान लीजिए कि एम्प्लॉय का यहां पर सारा चीज मेंटेन हुआ बट सैलरी मेंटेन नहीं हुआ। अब मान लीजिए यहां पर एम्प्लॉय आईडी और यहां पर यूज हुआ सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी मेंटेन हुआ, ठीक है, और सैलरी अमाउंट में, और उसके बाद मंथ ईयर, मंथ ईयर, तो ये जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, तो यहां पर एक टेबल के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर, डेटाबेस के अंदर एक टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की है, तो यहां पर हम प्राइमरी की को एक्सेस कर लेंगे और बाकी की डिटेल्स यहां पर मेंटेन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, और यहां पर 001, तो यहां पर आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी जो किसी टेबल में प्राइमरी की है, ठीक है, और इसको दूसरे टेबल में रेफरेंस किया गया, तो इसको हम कहेंगे फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या है, अ की विच इज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। एक की जो है वो प्राइमरी की है दूसरे टेबल में और उसको किसी अन्य टेबल में मेंटेन किया गया, तो इसे फॉरेन की कहेंगे। मतलब हमने दूसरे टेबल में इस आईडी को क्या किया, जस्ट रेफर कर लिया, इसको अलग से मेंटेन नहीं किया जा रहा है, उसी टेबल से, प्राइमरी की टेबल से ही इसको क्या कर लिया गया, दूसरे टेबल में आईडी को यूज कर लिया गया और सैलरी और मंथ ईयर मेंटेन कर दिया गया। तो एम्प्लॉय आईडी यहां पर क्या है, एक फॉरेन की है, क्योंकि ये किसी अन्य रिलेशन में क्या है, एक प्राइमरी की है, इसलिए फॉरेन की को रेफरेंस की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉरेन की को रेफरेंस की कहा जाता है। ओके, तो इसको यहां तक क्लियर है तो बताइए, और कुछ चीजें क्वेश्चन से वहां पे हो जाएंगे की वाले, और मैं दोबारा से भी एक बार और रिफ्रेश कर दूंगा। अमित कुमार टोटली रॉन्ग क्या है भैया,
क्या होता है टोटली रॉन्ग? सर विच वन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की और प्राइमरी की? प्राइमरी की ही स्ट्रॉन्ग होगा ना, क्योंकि प्राइमरी की के रूप में डेटाबेस डिजाइनर सेलेक्ट किया कि कौन सा प्राइमरी की के रूप में यूज होगा। किताब के डेफिनेशन से बाहर निकलिए, तब समझ में आएगा। यहां पर हमने ये कहा कि व्हेन देयर आर टू टेबल ऑफ अ एम्प्लॉय, ठीक है, अगर एक जगह एम्प्लॉय के डेटा मेंटेन किएगा और एक जगह अकाउंट डिपार्टमेंट उसकी सैलरी से रिलेटेड डेटा मेंटेन करता है, तो एम्प्लॉय का आईडी क्या होगा? वो तो दोनों जगह सेम ही रहेगा। एम्प्लॉय आईडी का मल्टी जगह पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स उसके आईडी को यूज कर रहा है। तो जो प्राइमरी टेबल बना एम्प्लॉय टेबल, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की है, बट अन्य सभी डिपार्टमेंट उसी टेबल से एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रहे हैं। तो जब रेफर करके और डेटा को मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर वो एक फॉरेन की हो जाता है, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की इन द फर्स्ट टेबल। वो फर्स्ट टेबल में क्या है? प्राइमरी की के रूप में है, और इसलिए अन्य सभी टेबल में दैट इज नोन एज फॉरेन की। उसको क्या, उसी की को क्या कहेंगे? फॉरेन की, क्योंकि ये रेफर किया गया किसी अन्य टेबल से। क्या किया गया? प्राइमरी टेबल से, मतलब फर्स्ट टेबल से इसे रेफर किया गया, इसलिए फॉरेन की इज नोन एज रेफरेंस की। ठीक है, तो बाकी चीजें क्या है इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन होगा मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। इसके बेस पे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, अल्टीमेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर हम चलते हैं, जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में, ये तो हो गया हमने हैंड रिटन के फॉर्म में आपको समझाया। अब हमें इसी चीज को थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में पढ़ना है। ओके, मतलब उसी चीज को ताकि क्वेश्चन जो है आपके पकड़ में आना शुरू हो जाए। तो यहां पर आप देखेंगे डीबीएमएस। देखिए एक सिंपल सा एक चीज ध्यान में आया है मेरे, कि अगर आपको याद रखना है कीज के कॉन्सेप्ट्स में है, अगर आप मान लीजिए कि ये सुपर की हो गया, ठीक है, और इसमें से ये हो गया कैंडिडेट की, और इसमें ये हो गया प्राइमरी की। मतलब ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर द प्राइमरी की, मतलब हम कह सकते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ऑल पॉसिबल वे फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल वे, दोज हु कैन बी प्राइमरी की, मतलब दैट कैन बी बेस्ट चॉइस फॉर प्राइमरी की, एंड उसमें से एक वन सेलेक्टेड एज प्राइमरी की। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक तरीका मैंने आपको बताया। क्या सभी लोग क्लास में हैं या चले गए हैं क्लास छोड़ के? हमें तो दिख रहे हैं सभी लोग। ठीक है, तो ये जो तरीका है इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि सुपर की मतलब ऑल द पॉसिबल वे। आप देख ही रहे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और ये कैंडिडेट की, एंड उसके बाद एक हो गया प्राइमरी की। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको।
ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे डीबीएमएस की। डीबीएमएस की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे डीबीएमएस क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल यूजर्स टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन द डेटाबेस एंड प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस। डेटाबेस हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब बेसिकली मतलब क्या है डेटाबेस, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा को मेंटेन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि वी कैन मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। देयर आर मल्टीपल टेबल्स एंड ऑल द टेबल्स आर लॉजिकली रिलेटेड। उसको हम क्या कहेंगे? उसको डेटाबेस कहेंगे। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन डेटाबेस के बिना बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर हमें डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे से सेव करना है। तो वैसे में जैसे एक सिंपल सा एक बैंक की हम एग्जांपल ले लें, तो बैंक का जितने भी कस्टमर्स हैं, फाइनेंस ट्रांजेक्शन्स, वो सारा डेटाबेस में मेंटेन होगा। एक इंडियन रेलवे है, तो इंडियन रेलवे में जितने भी लोग, इवन आईआरसीटीसी की एग्जांपल ले लें, अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आईआरसीटीसी के पास कितना डेटा है, और जितने लोग टिकट बुक करते हैं उनका डेटा, तो वो सभी जो है डेटाबेस के बिना पॉसिबल नहीं है एप्लीकेशंस चलना। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो डीबीएमएस इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि कैसे एक यूजर डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, टेबल क्रिएट कर सकता है, कैसे डेटा बेस के एक्सेस को कंट्रोल कर सकता है, कि हु कैन एक्सेस द डेटा। ठीक है, द प्राइमरी गोल ऑफ द डीबीएमएस is to provide way to store, retrieve database information that is both convenient and efficient. ठीक है, ये सब आप समझ रहे हैं। Data in a database can be added, deleted, changed, sorted, searched, etc. Using a DBMS, DBMS के हेल्प से हम ये सारा काम करते हैं। और ये DBMS कौन कौन से हैं? जैसे MySQL and Ingres, MS Access, Oracle, etc. are the most popular DBMS softwares. तो ये सब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है उसको मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, चलिए डायग्राम दिया हुआ मैं यहीं पे समझा देता हूं। देखिए यहां पे इन लाइंस को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। A major purpose of database system is to provide users with an abstract view of the data. Abstract view का मतलब क्या होता है? कि जो डेटा आप फ्रंट एंड से इंटर करते हैं, जैसे आपके सामने फॉर्म ओपन होता है, ठीक है, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होता है, एक सेकंड रुक जाइए। अब एक्चुअल रूप से जैसे अगर हम बात करें फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड पे क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्म होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे नेम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, अपना ईमेल। तो जिस तरीके से हम ये डेटा को यहाँ पर इंटर करते हैं फ्रंट एंड, ये सिमिलर टाइप से वहां पर सेव नहीं होता है डेटाबेस में। वो जाकर के हो सकता है कि रिकॉर्ड के फॉर्म में क्या हो, ऐसे सेव हो जाता है। ठीक है, एक रिकॉर्ड के फॉर्म में आपका यहाँ पर आ जाता है नेम, मोबाइल एंड यहाँ पर ईमेल। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग आएंगे सबका इसी तरीके से सेव होते जाएगा। थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड का भी ऐसे सेव होते जाएगा। ओके, तो जो वैल्यू हम इंटर करेंगे इसका मतलब ये है। और जब हम इसे एक्सेस भी करते हैं डेटाबेस से, सपोज यहां से हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो हमारे सामने जो आता है वो एब्स्ट्रैक्ट व्यू आता है। एब्स्ट्रैक्ट व्यू का मतलब होता है हाइडिंग हाउ डेटा आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। कैसे वो स्टोर हो रहा है, इससे यूजर को कोई मतलब नहीं है। कैसे, कहां पर
ये बैकएंड का काम है। तो ये जो काम हो गया वो किसका काम हो गया? बैकएंड का काम हो गया डेटाबेस को मेंटेन करना। अब डेटाबेस कैसे मेंटेन हो रहा है, ये फ्रंट एंड पे यूजर को कोई जानकारी नहीं है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब हुआ कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है एक डेटा को स्टोर करने में, रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, वो कॉम्प्लेक्सिटी यूजर से हिडन है। बैकएंड का पार्ट है वो यूजर से क्या है, हिडन है। यूजर को तो मजा आता है कि चलो हमने डाला, वहां रिकॉर्ड हो गया, वहां से एक्सेस कर लिया, हमारे सामने शो हो गया। सिमिलरली जैसे फेसबुक पे हम क्या करते हैं, डेटा डाल दिए, चलो अपडेट हो गया, तो हम सामने देखते हैं कि नहीं अब हमारे नाम जो है अपडेटेड फॉर्म में आ गया, तो हमें अच्छा लगता है। हमारे जो डीपी है हमने चेंज कर दिया तो डीपी अपडेट हो गया। तो ये एक यूजर व्यू है, इसको हम क्या कहेंगे, डेटाबेस का एक यूजर व्यू कहेंगे। मतलब यूजर को कुछ नहीं पता बैकग्राउंड में कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसी को हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, हाइडिंग द बैकग्राउंड, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। जस्ट लाइक जैसे आपके सामने क्या है, ये पैनल लगा हुआ है। अब इस पैनल पे आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इस पैनल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे सर्किट बने हुए हैं, बहुत सारा चीज इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, तो उससे आपको मतलब नहीं है। आपको क्या मिल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू मिल रहा है। इसी तरीके से आप यहां पर समझेंगे, इसी तरीके से आपको क्या समझना है, a major purpose of a database system is to provide users with an abstract view of the data, abstract view of the data, that is system hides certain details about how the data is stored. हमने अभी क्या कहा, डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है, ये यूजर से हाइड कर दिया जाता है। ठीक है। एंड व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, जो आप व्यू करते हैं वो क्या है, एक वर्चुअल टेबल है, वैसा वो स्टोर हुआ नहीं है, वो एक सामने दिख रहा है आपको। दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ओन, मतलब वो इंटरनली क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। बट इंस्टेड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर बेस टेबल्स। अब जैसे हम लोग कुछ डेटा एक्सेस करते हैं तो वो हो सकता है मल्टीपल टेबल्स में है, और वो अलग अलग टेबल से क्या हुआ, आपके सामने आया। ठीक है। Each view is defined according to an outline or a plan called schema. ठीक है। स्कीमा के द्वारा ये आउटलाइन डिफाइन होता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस के डिस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता है, डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है। स्कीमा का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये डेटाबेस के स्कीमा के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब व्यू ऑफ डेटा, जिसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है। या डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब हाउ डेटा आर मेंटेन्ड, हाउ डेटाबेस आर क्रिएटेड, इसको हम कहेंगे स्कीमा, स्ट्रक्चर्ड। ठीक है। यहां पर देखेंगे मेनी डेटाबेस सिस्टम यूजर्स आर नॉट कंप्यूटर ट्रेंड, so developers hide the complexity from the users through several levels of abstraction to simplify users interactions with the system. यूजर के इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आप ये समझिए, ये दिया गया है ताकि आप लोग कभी रेफर करिए तो पढ़िए। एक यूजर के लिए सभी चीजें बिल्कुल आसान बना करके दी जाती हैं, क्योंकि एक यूजर डेटाबेस डिजाइनर तो नहीं है, एक यूजर डेवलपर तो नहीं है, उसको इतनी जानकारी तो है नहीं, उसे तो सिंपली डेटा को यूज करना है। जैसे अगर उसने टिकट बुक की है तो उसके सामने टिकट पीएनआर नंबर डाल रहा है, तो उसका टिकट, ट्रेन नंबर, सीट नंबर आना चाहिए, और उसको एक सिंपल व्यू में उसको दिखना चाहिए। अंदर क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये आखिर कैसे प्रोवाइड किया गया है, तो ये इसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन। मतलब देयर आर यहाँ 3 लेवल्स। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे। फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। व्यू लेवल का मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर कैसे यूजर डेटा को व्यू कर रहा है, मतलब उस एप्लीकेशन को फ्रंट एंड। तो यहां पर क्या आ गया, फ्रंट एंड आ गया। तो फ्रंट एंड का मतलब जैसे एक एप्लीकेशन आप लॉगिन करते हैं IRCTC, ठीक है, आपके सामने आ जाता है सारा डिटेल, टिकट बुक कर लेते हैं।
तो ये एक व्यू हो गया, मतलब ये आपका यूजर का लेवल हो गया। तो इसे हम एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? इसे एक्सटर्नल लेवल भी कहा जाता है। व्यू लेवल को एक्सटर्नल लेवल कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल को कॉन्सेप्चुअल लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, लॉजिकल लेवल का मतलब होता है कि हाउ डेटाबेस आर ऑर्गेनाइज्ड, कैसे डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करना है, हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड, इसके लिए जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा रहा है, मतलब लॉजिकली हाउ डेटा आर स्टोर्ड, what data should be stored, what data should be maintained, how data are stored, कैसे इतने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होगा, ये लॉजिकल लेवल है। तो इस लेवल पर कौन काम करता है? इस लेवल पर डेटाबेस का डिजाइनर काम करता है। कौन काम करता है? डेटाबेस डिजाइनर काम करता है। और उसके बाद आपको यह समझना है कि फिजिकली किसी हार्ड डिस्क के अंदर या क्लाउड पर डेटा स्टोर होगा, वो डेटा तो फाइल के रूप में ही होगा। डेटा किस रूप में होगा? फाइल के रूप में। तो हाउ फिजिकली डेटा इज स्टोर्ड इन अ स्टोरेज मीडियम, तो यहां पर क्या आ जाता है? फिजिकल लेवल पर स्टोरेज मीडियम। स्टोरेज मीडियम जहां पर ओरिजिनली डेटा को स्टोर किया जा रहा है, जो फाइल के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? फाइल के फॉर्म में होगा। तो बीच में आपका लॉजिकल लेवल काम कर रहा है, मतलब डेटाबेस डिजाइनर। यहां पर फिजिकल लेवल मतलब स्टोरेज मीडियम। अब जब डेटाबेस किसी फिजिकल मीडियम में मेंटेन हो रहा है, तो यहां पर काम रोल क्या आ जाता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम हो जाता है। यहां पर रोल किसका है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल इसलिए हो जाता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो डेटा पे, डेटा को कोई अनऑथोराइज्ड तरीके से एक्सेस ना करे, जो ऑथोराइज्ड है वही एक्सेस करे। किसको डेटा को रीड करने का परमिशन है, किसको डेटा राइट करने का, किसको रीड राइट करने का, मतलब किसको क्या एक्सेस कंट्रोल जो है डेटा पर। तो यहां पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है। विच डेटा शुड बी एक्सेस्ड बाय whom, कौन सा डेटा कौन एक्सेस कर सकता है, हु इज ऑथोराइज्ड टू एक्सेस द डेटा। और फिजिकली डेटा आर स्टोर्ड इन ए स्टोरेज मीडियम, तो ये फिजिकल लेवल हुआ। लॉजिकल लेवल हाउ डेटा इज स्टोर्ड, और यहां पर एक्सटर्नल जो यूजर को क्या नजर आता है, यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहां पर एक्सटर्नल लेवल। तो ये 3 लेवल होता है आपके किसका? डेटाबेस का। ये 3 लेवल है। तो इसको क्या कहा जाता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, या डेटाबेस स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीमा। तो स्कीमा को स्ट्रक्चर कहा जाएगा। अब इसको एक एक करके थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे सबसे पहले इंटरनल लेवल, ठीक है, उसी चीज को अगर आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये रिवीजन का काम करेगा आपके लिए, जो मैं पॉइंट बताऊंगा। इंटरनल लेवल इज अ लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड। फिजिकली कैसे स्टोर हो रहा है? ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्टोरेज मीडियम। स्टोरेज मीडियम में कैसे ऑर्गेनाइज होगा? इट डिस्क्राइब्स complex low level data structure and access method to be used by the database. Access method मतलब read write and all. It is defined as internal schema. internal level को ही internal schema कहा जाता है, ठीक है। और इसको फिजिकल लेवल भी कहा जाता है या फिजिकल व्यू भी कहा जाता है, तो नाम सेम है। इंटरनल लेवल कहा जाए, फिजिकल मीडियम है ये, यहीं पर डेटाबेस स्टोर हो रहा है बेसिकली डेटा, और फिजिकल व्यू। तो ये हो गया इंटरनल लेवल, मतलब लोएस्ट लेवल जहां डेटा स्टोर हो रहा है। जैसे आप यहां से फेसबुक में फोटो अपलोड करते हैं, वो फोटो जो है फेसबुक का जो डेटाबेस है कैलिफोर्निया में, वहां पर ये जाकर के क्या हो जाता है? सेव हो जाता है, ठीक है। अब उस डेटा का प्रोटेक्शन करना किसका काम है? फेसबुक के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, ठीक है। और जो प्रोग्रामर्स हैं जिन्होंने फेसबुक के लिए कोडिंग की, प्रोग्राम की और डेटाबेस डिजाइन किया, उनको पता है कि कौन सा डेटा जो है वो कहाँ कैसे स्टोर होगा,
उसका लॉजिकल, उसका पूरा लॉजिक। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल, दूसरा क्या है? कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल का मतलब क्या है यहां पर? लॉजिकल लेवल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल इज नथिंग बट लॉजिकल लेवल। द कॉन्सेप्चुअल लेवल प्रेजेंट अ लॉजिकल व्यू ऑफ द इंटायर डेटाबेस। इट इज नोन एज लॉजिकल लेवल एंड ग्लोबल व्यू। ये पहले लॉजिकल व्यू में, लॉजिकल लेवल ही मैंने आपको बताया। इट डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। उस डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फिजिकली कैसे इंप्लीमेंट होगा इसकी चिंता इसे नहीं होती है। ये दे आर जस्ट डू देयर ओन टास्क कि कैसे डेटा को मेंटेन करना है, कौन कौन से डेटा को मेंटेन करना है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है? ये हाइड कर देता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हु मस्ट डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन टू कीप इन द डेटाबेस यूजेस दिस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल का मतलब होता है यूजर व्यू। यूजर व्यू का मतलब होता है इट इज द हाईएस्ट लेवल, इट इज द हाईएस्ट लेवल of database abstraction and known as the view level or user view. It permits user to access the data in a way that it is customized to their needs so that the same data can be seen by different users in different ways at the same time. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यूजर का लेवल हो गया कि यूजर डेटा को कैसे व्यू करता है। तो ये हो गया डेटाबेस स्कीमा, आप समझ गए। अब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में आरडीबीएमएस के बारे में, आपको याद है। अब उसका कुछ ऐसी चीजें हमें करना है जो क्वेश्चंस आपके कवर हों। जैसे आरडीबीएमएस हमने क्या कहा कि डेटाबेस को अब मेंटेन किया जाता है टेबल के फॉर्म में। अब क्या मतलब? टेबल के फॉर्म में डेटाबेस को जब हम मेंटेन करते हैं एंड व्हेन वी क्रिएट मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल टेबल के हेल्प से, मल्टीपल टेबल मतलब मल्टीपल रिलेशन, टेबल इज नोन एज रिलेशन। तो व्हेन वी स्टोर आवर डेटा इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल टेबल्स एंड ऑल द टेबल्स आर इंटरकनेक्टेड, सभी टेबल्स क्या हैं? एक दूसरे से एक्सेसिबल है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे आरडीबीएमएस। क्या कहेंगे? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज नथिंग बट, ये क्या है? ये भी एक डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर E.F. कॉड ऑफ आईबीएम सेंट जोस रिसर्च लेबोरेटरी में। आईबीएम के डॉक्टर E.F. कॉड के द्वारा इसे डेवलप किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखना है। आरडीबीएमएस स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टेबल्स। हमने बता दिया है, थोड़ा सा मैं आपको इसी चीज को, जो नोट्स ये मिलेगा आप आराम से पढ़ने की नीड भी नहीं पड़ेगी इसको। आरडीबीएमएस स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टेबल्स। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिलेशनल सिस्टम इज दैट अ सिंगल डेटाबेस कैन बी स्प्रेड अक्रॉस सेवरल टेबल्स, ठीक है। और वहीं डीबीएमएस जो है, आरडीबीएमएस जैसे ओरेकल, स्किवल, माइस्किवल, पोस्टग्रेस, इट्स ऑल अबाउट जो डीबीएमएस है वो क्या है? दे आर आरडीबीएमएस, वो आरडीबीएमएस ही है जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर है। तो रिलेशन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, रिलेशन क्या है? टेबल है, ठीक है। रिलेशन टेबल है जिसमें कॉलम एंड रोज होता है, ठीक है। डेटा आइटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। रिलेशंस के बारे में आपको थोड़ा सा, आपको एक चीज और मैं बता दूं। जैसे ये रिलेशन है, मतलब एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में ये है कॉलम और ये है रोज, ठीक है। तो यहां पर कॉलम, बेसिकली ये कॉलम है, ठीक है, और कॉलम को ही एट्रीब्यूट कहा जाता है। किसी रिकॉर्ड को, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, ये जो कॉलम्स होते हैं, ये क्या कर रहे हैं? किसी भी रिकॉर्ड के को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड के यहाँ पर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे किसी एम्प्लॉय के बारे में जैसे मैं बताया, तो एम्प्लॉय की आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट,
तो ये सारे जो चीजें हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड कॉन्टैक्ट, ऑल दीज थिंग्स आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिफाइनिंग एन पार्टिकुलर एट्रीब्यूट, पार्टिकुलर एंटिटी। तो इसलिए इसको एट्रीब्यूट कहा गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, मतलब रिलेशन में नंबर ऑफ टेबल्स को क्या कहा जाता है? नॉट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स को, एक रिलेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिग्री। क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। तो डिग्री अगर आपसे पूछा जाए तो डिग्री इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। मतलब कॉलम को डिग्री कहा जाएगा, बट एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर कितने कॉलम है उसको क्या कहा जाएगा? डिग्री कहा जाएगा। इसको याद रखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल इज कॉल्ड डिग्री। सिमिलरली आपको याद रखना है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, और रो को क्या कहा जाता है? टपल। नंबर ऑफ रो, और रोज ही क्या बनते हैं? रिकॉर्ड बनता है। क्या बनता है? रोज ही क्या बनाएगा? रिकॉर्ड बनेगा। और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इज कॉल्ड, इन अ टेबल, इसको कहा जाएगा कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी कहा जाएगा। तो ये दो बात आपको याद रखना है। अ रिलेशन इज अ टेबल with columns and rows which represent the data items and relationships among them। यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है? relations have three important properties as name, cardinality and degree। मतलब एक रिलेशन का, रिलेशन मतलब टेबल का तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। कौन कौन? टेबल नेम, नेम किसका कहा जा रहा है? टेबल नेम। और उस टेबल के कितने कॉलम्स हैं एंड कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं एंड कितने रोज हैं। तो कॉलम मतलब उसकी डिग्री, और रोज का मतलब उसका कार्डिनलिटी, मतलब हाउ मेनी रोज आर देयर इन द। अब यहां पर हम क्या कहेंगे? यहां पर 1 2 3, तो 3 कॉलम है, ठीक है, तो डिग्री 3 हो गया। और रोज कितने हैं? 1 2, तो कार्डिनलिटी हो गया 2 इसका। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को यहां तक? तो बताइए मुझे। अरे नेम, नेम इज अ टेबल नेम। नेम क्या है? जैसे हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो हम कहते हैं ना क्रिएट टेबल, टेबल नेम। तो हमारा क्या होता है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर ये टेबल नेम क्या है? ये जैसे एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में रोज एंड कॉलम्स हैं। तो एक तो इसका टेबल का नाम, दूसरा कॉलम, दूसरा एट्रीब्यूट। तो ये तीन चीज हो गया इस रिलेशन का प्रॉपर्टी, मतलब टेबल का प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, समझ गए? आरडीबी में पढ़ना है क्या? बिल्कुल, आज ही स्टार्ट हुआ है। ओके, अरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र तो रखिए आप लोग। कार्डिनलिटी को बताइए। कार्डिनलिटी हमने क्या कहा? कार्डिनलिटी मतलब एक टेबल में जितने रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं उसको कार्डिनलिटी कहा जाएगा। ठीक है,
नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन इन अ टेबल इज नोन एज कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज, मतलब रोज क्या रिप्रेजेंट करता है, रोज रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड को। ये रो है तो रो क्या है, ये रिकॉर्ड है, क्योंकि रो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड हो गया। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या हो गया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कार्डिनलिटी। अब रिकॉर्ड जल्दी याद नहीं रहता, इसलिए कहा जाता है कि रो को कार्डिनलिटी कहा जाता है। मतलब नंबर ऑफ रो क्या है, कार्डिनलिटी है। नंबर ऑफ कॉलम क्या है, एक टेबल का डिग्री है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन इज इट्स नेम। ठीक है, नोट्स में मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला प्रॉपर्टी रिलेशन का टेबल का क्या होता है, उसका नेम होता है। तो उस नेम को हम क्या करते हैं, कैसे देते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट का नाम देते हैं ना, स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ऐसे लिखते हैं ना। तो वहां पर हो गया कार्डिनलिटी। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन इज इट्स कार्डिनलिटी विच रेफर्स टू द नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन। नंबर ऑफ रोज क्या हुआ, कार्डिनलिटी। डिग्री क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, विच रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ईच टपल। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो यहां पर क्या है, वो डिग्री है। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें और बतानी थी आपको, डोमेन एंड एट्रीब्यूट्स, आर्किटेक्चर, तो ये मैं अब अगले क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, और ये डेटाबेसेस के बारे में ये नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।